उसमें जाना नहीं चाहता और राजनीति के बिना यह जीवन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। तो सरकार की कहीं ना कहीं कोई मंशा जरूर रही होगी कि पढ़ा लिखा एक शिक्षित वर्ग राजनीति के क्षेत्र में आए, जिससे कि हमारे समाज को एक नई दिशा मिल सके। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो आपकी नई शिक्षा नीति आई सन 2020 में, उसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया और वह उसका प्रारूप आज देख रहे हैं कि मॉडल यूथ ग्राम सभा का कार्यक्रम आप सभी के समक्ष प्रारंभ किया जा रहा है कि हमारे छात्र वर्ग के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वह इन चीजों को सीखें होंगे। बाल संसद का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, युवा संसद का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपनी समस्याओं को सीखें, बोलें, किस तरह से हमें अपनी चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यह सब चीजें हम देखते हैं और उन चीजों को सीखते हैं। और मुख्य रूप से जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, आपके जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में यह कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित किया जा रहा है। और इसका प्रसारण जो जनजातीय पंचायती राज मंत्रालय है उसके अंतर्गत और नेक्स्ट के तो किस तरह से उन चीज़ों को किया जाता है, समझा जाता है। और निश्चित ही आपके यहाँ बैठे हैं जितने भी छात्र, तो उसमें से भी बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में जाएंगे, कोई ग्राम प्रधान बनेगा, कोई सरपंच बनेगा, इत्यादि वगैरह बनेंगे। तो उद्देश्य यह है कि आप समाज की समस्याओं को समझें और उन चीज़ों को बताएं और उसका सॉल्यूशन किस तरह से निकल सकता है, उन चीज़ों को आप वहाँ पर देखें। बताएंगे कि किस तरह से यह चीज़ें आयोजित की जा रही हैं आप सभी को। अध्यक्ष नगर पंचायत चुरी, पीएम श्री, ये हमारे चुरी कला के समस्त शिक्षकगण, मॉडल यूथ ग्राम सभा जो कि पंचायती राज कार्य मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है, उसके टीचर फैसिलिटेटर मॉडल यूथ ग्राम सभा में हमारे जो विद्यालय के बच्चे ग्राम सभा के विभिन्न जो पदाधिकारी होते हैं उनका जो रोल प्ले कर रहे हैं, और साथ में दर्शक दीर्घा में बैठे हुए समस्त बच्चे इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार से गांव में जो काम कराए जाते हैं उसके लिए किस प्रकार से सैंक्शन होते हैं, किस तरह से उसका जो है वो एक मत जो है उस पर लोग होते हैं कि कौन सा कार्य ज़्यादा आवश्यक है, कौन सा कार्य कम आवश्यक है। उसके आधार पर आवश्यकता के अनुसार कार्य को देखते हुए उन्होंने चुना है अपने प्रेजेंटेशन के लिए, उनसे प्रश्न पूछ सके। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है, इससे हम लोग अनभिज्ञ रहते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि ये सारा कार्यक्रम कैसे होता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर नगर पंचायत में जाकर के या ग्राम पंचायत में जाकर के हम लोग ये चीज़ नहीं देखते कि किस तरह से बैठक हो, या नगर पालिका स्तर पर जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमको जानकारी नहीं हो पाती है। तो बच्चों को उस चीज़ से अवगत कराने के लिए MIGS की शुरुआत की गई है, जिसमें 200 विद्यालयों को इनिशियल स्टेज पे चुना गया है। उसमें से छत्तीसगढ़ के भी 47 विद्यालय हैं और उसमें से हमारा भी विद्यालय है। और ये बेसिकली एक कंपटीशन है, ये आपको जानकारी देने के साथ साथ में ये एक 3 टायर कंपटीशन है। जैसे अभी जो छत्तीसगढ़ के जो 47 विद्यालय हैं, इनको 4 जोन में डिवाइड किया गया है और हर जोन में लगभग 11 से 12 विद्यालय आ रहे हैं। और उसमें से हर जोन से एक विद्यालय चयनित होगा जिसका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होगा। उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है जो बच्चों को और हमारे टीचर्स को पता है। फिर वो जो 4 विद्यालय चयनित होंगे उनका फिर जोनल लेवल पे इवैल्यूएशन होगा और फिर हर स्टेट से एक विद्यालय चयनित होगा। और फिर जो हमारे जो 11-12 स्टेट जो हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस MIGS में, उसमें से कोई 3 जो है चयनित होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और उसमें से जो सबसे टॉप पर होगा पूरे इंडिया से, जो सब PMRS का इसका सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन होगा, उसको पंचायती राज मंत्रालय में ये सेम प्रोसीडिंग लाइव करने का मौका मिलेगा। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि अगर हम अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास एक मौका है कि हम दिल्ली तक जा सकते हैं। सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छे से प्रेजेंट करें, कॉन्फिडेंटली
है ना, क्योंकि आप जो यहाँ प्रेजेंट करेंगे इनको ये लगेगा कि ऐसा ही होता है। अगर आप दब के करेंगे, अगर आप दबों से बात करेंगे, अगर आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो देखने वाली जनता को ये लगेगा कि एक्चुअल में ऐसा ही होता होगा, क्योंकि ये जो आप प्रेजेंट करेंगे यही उनको ये समझाना है कि वहां पर काम कैसे होता है। तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होकर प्रेजेंट करेंगे, जो भी बात आप कह रहे हैं अपनी बात करेंगे। लोकल डायलेक्ट भी यूज कर सकते हैं, यानी छत्तीसगढ़ी में भी बोल सकते हैं आप। तभी मैंने आप लोगों को बताया कि छत्तीसगढ़ी भाषा में भी आप जो है वो बात कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ी में भी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आप बात कर सकते हैं। सभी वर्ग का, सभी समुदाय का इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। किसी एक वर्ग, किसी एक समुदाय को लेना नहीं है। सभी की जरूरत की जो चीजें हैं उन मुद्दों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चों को शुभकामनाएं कि आप लोग खूब अच्छा सा प्रेजेंटेशन करें और ये हमारे छुरी कला को राष्ट्रीय स्तर तक लेकर रोड बन गई और सब खत्म हो गया। तो उन चीजों को हमें समझना होगा, जानना होगा कि अगर रोड पास हुई तो पैसा गया कहाँ, रोड हमारे तक सुविधाएं पहुंची क्यों नहीं। अगर हम जागरूक होंगे, हमारे पास नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, तो उन चीजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके लिए हम जवाबदेही कर सुनिश्चित कर सकेंगे, हम पूछ सकेंगे और उसको भी जवाब देना पड़ेगा कि वह समस्याएं क्या होगा, उस प्रॉब्लम का हमारे आपने क्या किया। अगर हमें नॉलेज ही नहीं है तो हम चुपचाप शांत बने रहते हैं और उन चीजों को खत्म कर देते हैं। मैं इसके बाद बुलाना चाहूंगा आकाश पांडे सर को, जो नोडल ऑफिसर हैं इसके ग्राम सभा के बनाए गए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वह आए और इसके कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा थोड़ी सी प्रस्तुत करें, जो छात्रों को हमारे मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए श्री आकाश पांडे, नोडल ऑफिसर। तो जो भी टीम फर्स्ट आने वाली है उसका जो प्राइस मनी है वो 1 करोड़ रुपए है। आप समझ सकते हैं कि आपके पास 1 करोड़ होंगे तो आप क्या क्या ले सकते हो। इसके अलावा जो सेकेंड प्राइज है वो 75 लाख है और थर्ड प्राइज 50 लाख रुपये है। प्राइज तो एक दूसरा होता है, मे बी कौन सी टीम जीतेगी कोई नहीं जानता है, हम अपना प्रयास करेंगे। लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है कि जो हमारा लोकतंत्र है, जिसपे हम रह रहे हैं, जिसपे हमें कहते हैं कि हम भारतीय हैं, जिसपे हमें गर्व है, वो हमें तभी अचीव होगा जब हम उसकी बेसिक फंक्शनिंग जानेंगे। जैसे आपने मशीन ले लिया तो मशीन को लेने से कुछ नहीं मतलब है, आपके पास मशीन रख के वो खराब हो जाएगी। मोबाइल ले लिया तो मोबाइल में रील्स देख के खराब हो जाएगा, मोबाइल का यूज नहीं सीख पाएगा। तो जब बेसिक यूनिट जो है वो ग्राम सभा है, जहाँ से आप सभी आते हो। आज भी कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि जो हमारा गाँव है, जो हमारा भारत है, वो गाँव में ही रहता है। तो अगर वो गाँव के लोग ही बेसिक जो डेमोक्रेटिक का फंक्शन ही नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी भारत एक विकसित भारत नहीं बन सकता है, जो कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सपना देखा है, विकसित भारत 2047 का। तो मेन उद्देश्य इसका है कि हम सीख पाए कि गांव में जो ग्राम सभा है वो रियल में काम कैसे करती है। क्योंकि अगर एक बच्चा जानेगा तो वही जाके क्या बनेगा, सिटीजन बनेगा, एक बहुत बेहतर सिटीजन बनेगा। वो अपने अधिकार जानेगा। और ध्यान रखिएगा बच्चों, अधिकार मांगना सब लोग जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना कम लोग जानते हैं। लेकिन जब आप गाँव में रहते हो तो आपके मुद्दे उठाए जाते हैं। आपके घर के सामने लाइट लगेगी कि आपके पड़ोसी के घर के सामने लाइट्स लगनी है, ये सब मुद्दे उठाएंगे और ये लोकल लेवल पे इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। इसीलिए इसको बेसिक यूनिट कहा जाता है, क्योंकि आपके घर की प्रॉब्लम सिर्फ आपके घर के लोग सॉल्व कर सकते हैं, ना कि बाहर के लोग। अब मैं अपनी वाणी को एक विराम दूंगा। आपको आई थिंक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। इसके बाद मैं बीमा जी को फिर से आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप एवं प्यारे बच्चों, मैं नगर पंचायत का उपाध्यक्ष किरण परमाणी बोल रहा हूँ। और पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि मैं यहाँ पे एक भी चुनाव नहीं लड़ा, 7-8 चुनाव लड़ा हूँ। जब से नगर पंचायत बना है तब से मैं नगर पंचायत में कभी पार्षद, कभी उपाध्यक्ष, कभी अध्यक्ष रहा हूँ। 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार उपाध्यक्ष रहा हूँ, अभी उपाध्यक्ष हूँ। बाकी सब देवानंद, साहू और यादव, चेमड़ वगैरह हैं, अनुमति है। आप बच्चे लोग जैसे आप पढ़ लिख के कलेक्टर, एसपी कुछ भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। अगर कोई व्यापार करेंगे उसको बहुत सारा पैसा लगेगा। अगर आप पढ़ाई में ध्यान देंगे, खेलकूद में ध्यान देंगे तो बड़े बड़े पद पा सकते हैं। और हमारे पूरी नगर पंचायत में, उसके बाद नगर पालिका, नगर निगम,
उसके बाद फिर विधानसभा पे लोकसभा। हमारे नगर पंचायत का छोटा रूप है और वैसे सेम रहता है, रूप छोटा रहता है। हमारे यहाँ जैसे ऐसी होती है मतलब अध्यक्ष या मंत्री परिषद, और जो सामान्य सभा होती है वो मतलब पूरा विधानसभा या लोकसभा का रूप रहता है, रूप छोटा रहता है, बाकी प्रक्रिया सेम रहती है। हमारे PIC में जैसे कोई भी जैसे कुछ भी रोड नाली या बिजली की व्यवस्था करनी है तो उसको PIC में पास करते हैं, और जैसे 30 लाख से ऊपर का कार्यक्रम रहता है वो सामान्य सभा में पास करते हैं। और कुछ भी जैसे वैसे ही इसमें जो ग्राम पंचायत है, धरती में घर बनाया आसमान पे रहते हैं, हमारी खुशनसीबी भी है कि हम भारत में रहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। निश्चित ही जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, राजनीति का भी एक लंबा अनुभव है, तो वह इन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभा के सभी माननीय सम्मानीय सदस्यगण, आप सभी का इस सभा में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली सभा में जो मुद्दे उठाए गए थे उनका हल हो चुका है, जैसे सफाई, टीकाकरण, इंटरलॉकिंग ऑफ रोड। आज हम फिर से इस सभा में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि मैं सरपंच महोदया से सभा आरंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। मैं अनुमति देती हूँ कि सभी अपने मुद्दे उठा सकते हैं। तो आज का हमारा प्रमुख मुद्दा है कृषि साहब की ओर से। सम्माननीय सचिव महोदय, सम्माननीय सरपंच महोदय, सम्माननीय उपसरपंच महोदय, आप सबको धन्यवाद। आपने मुझे अपना मुद्दा रखने का मौका दिया। मेरा मुद्दा है मेरे किसान भाइयों पर। मेरे किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या है उनकी फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है, और वे अपनी फसल की अच्छी पैदावार न होने के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं, जैसे कर्ज, और वे उनकी फसल की अच्छी पैदावार इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास अच्छी बीजें नहीं हो पाती, अच्छी खाद्य, अच्छा उर्वरक नहीं हो पाते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे गांव के आसपास में एक दुकान हो जिसमें अच्छी बीजें मिले, जिसमें अच्छी उर्वरक हो, जिसमें अच्छी खाद हो। कृषि सहायक कमेटी द्वारा यह मुद्दा है कि किसान भाइयों को बहुत परेशानी होता है कि उन्हें बीज उपलब्ध नहीं हो पाती। तो मैं इसे कलेक्टर महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह गांव में जल्द से जल्द बीज उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ताकि किसान भाइयों को परेशानी ना हो। हमारा अगला मुद्दा है आंगनबाड़ी वर्कर की ओर से। सबसे पहले मैं सम्माननीय सरपंच जी, सचिव जी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपना मुद्दा रखने का अवसर दिया। तो मेरा मुद्दा यह है कि जो आंगनबाड़ी में जो बच्चों के लिए खेलने के लिए खिलौने आते हैं वो कुछ नए हों कि ताकि वो उनसे कुछ सीख सके। और दूसरा ये है कि जो गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में सामान और सही समय पर नहीं आ पाते, तो इससे उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो सामान है वो उन्हें सही समय पर प्राप्त हो। आंगनबाड़ी वर्कर कमेटी के द्वारा यह मुद्दा है कि जो आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खेलने के लिए सामान आता है वह सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी जो सामान आता है वह सही समय में उपलब्ध नहीं हो पाता। तो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि उनको जल्द से जल्द बच्चों के लिए सामान उपलब्ध कराया जा सके, जिससे बच्चों को भी आंगनबाड़ी आने में दिक्कत ना होगी। हमारा अगला मुद्दा है कल्चरल कमेटी हेड की ओर से। इससे ज़्यादा नहीं होगा। थैंक यू मैम, आपने मुझे मेरा मुद्दा रखने का अवसर दिया। तो मेरा मुद्दा ये है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते हैं, जिससे बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं पता, वो अपने कल्चर भूलते जा रहे हैं। पिछले दिन ही मैंने कुछ बच्चों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्हें कुछ नहीं पता था कि ये क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि महीने में 3-4 बार सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जाए। थैंक यू। कल्चरल कमेटी हेड द्वारा यह मुद्दा
वार्ड मेंबर से अनुरोध करूंगी कि वे गांव में महीने में 3-4 बार सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाए, जिससे बच्चे अपने संस्कृति को बनाए रखें, भूले ना, और दूसरों को भी अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। हमारा दूसरा मुद्दा है स्पोर्ट कमेटी हेड की ओर से। सबसे पहले मैं ग्राम सभा में आए सभी सदस्य एवं सरपंच महोदया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपना मुद्दा प्रस्तुत करने का मौका दिया। इसके पश्चात मैं सचिव महोदया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मौके को मेरे दिया। तो मेरा मुद्दा यह है कि हमारे गांव में जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए जाते हैं नहीं, दिन भर मोबाइल में ही लगे रहते हैं, तो उनका ध्यान खेलने से हट गया है। तो उनके लिए गांव में एक क्लब या एकेडमी बनवाई जाए और उस एकेडमी में एक कोच भी रखा जाए जो बच्चों को ट्रेनिंग दे सके और उनका शारीरिक विकास अच्छे से हो और वे दूसरे गांव के बच्चों के साथ भी इस स्पर्धा कर सकें। स्पोर्ट्स कमेटी हेड द्वारा यह मुद्दा आया कि उनको गांव में एकेडमी या क्लब की जरूरत है, जिससे बच्चों को स्पोर्ट्स के शिक्षा में आगे ले जाया जा सके, ताकि बच्चे अच्छे से उसको खेल सकें। तो मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगी कि गांव में एक एकेडमी बनवाने की कृपा करेंगे। हमारा अगला मुद्दा है एजुकेशन कमेटी हेड की ओर से। मेरा एक क्वेश्चन, आपने कहा कि जो नॉर्मल बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं उनके लिए खेलने का बंदोबस्त किया जाए। हाँ ठीक है, ऐसा कहा मैंने। पर मेरे गांव में कुछ विकलांग बच्चे हैं जिनके लिए खेलने की कुछ व्यवस्था हो सकती है। हाँ हो सकती है, वो अगर सरपंच महोदय चाहेंगे तो जरूर होगा कि विकलांग बच्चे के लिए भी अलग से कोच होते हैं उन्हें खेलने कूदने सिखाने के लिए। तो आप अगर सरपंच महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे तो इसका भी वो कर सकते हैं। मेरे सरपंच महोदय से रिक्वेस्ट है कि विकलांग बच्चों के भी कुछ खेलने का बंदोबस्त किया जाए। जरूर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए मैं शिक्षा की व्यवस्था कराऊंगी और खेलने कूदने का भी व्यवस्था कराऊंगी, ताकि वो बच्चे भी आगे बढ़ सकें। धन्यवाद सरपंच महोदय। हमारा अगला मुद्दा है एजुकेशन कमेटी हेड की ओर से। माननीय सचिव साहिबा और सरपंच महोदय जी, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन बोला अपन मुद्दा रखे के अवसर दे। मोर मुद्दा एक हवा कि हमारे गांव के लड़का मन 10 किलोमीटर के दूर से स्कूल जाते तो उमन के स्कूल दूर होने के कारण उमन परेशानी होते। तेकर मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के पास में एक स्कूल बनवाया जाए। धन्यवाद। क्वेश्चन हो अब के गांव के लड़का 10 किलोमीटर दूर स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो किसी लड़का मन जाते हैं गांव के सब लड़का तो ले गिनती लगभग बताओ। 240। 240 तो हमरो गांव में लगभग इसने 150 लड़का हुई तो हमारे गांव में बनना चाहिए स्कूल है। तो आप मन के भी गांव में बनवा ना तो सब गांव में थोड़ी है यहाँ, वो तो एक गांव में बनना चाहिए, सबकी थोड़ी हो सकता हो। हमारे गांव में बनना चाहिए, कौन गांव का बनी हमारे गांव में बहुत दूरिया पड़ता है ना, तो तुम गांव के आसपास बैठी गांव में तेरा बैठी बताओ। 4-5 गांव है थे और कितने कुछ दूर में है तेरा बताओ। फिर से क्वेश्चन रिपीट है। मतलब गांव है माना तुम गांव है छुट्टी है सब में तेरा आसपास में गांव हवे ते मन कितने दूरिया में दूर दूर में हवे 15-10 किलोमीटर। 15-10 किलोमीटर में तो कौन गांव नजदीक पड़ते? अब स्कूल हवे तती के गांव के नजदीक पड़ते हैं तो थोड़ा स्कूल ले जाकर हम बनवाना चाहिए अच्छी जगह तो अपने आसपास गांव के मन भी बच्चा मन जा सके। दूसरे गांव में बनवाई है तो आने गांव के बच्चा मन दूरे नहीं पढ़े, आने गांव के मन आने जगह थी बनवानी। अब हमारे गांव का सोल्यूशन बताया ना
ना था तू कहा था जे ठीक है, लेकिन वो गांव के बच्चे मन ला परेशानी हुई ना, तो एक जगह बनाए जे जगह नजदीक पड़े वो गांव वाला, तो बीच में बनाओ। तो तुला पूरा डिटेल देना चाहिए ना सरपंच महोदय का कि इसे इसे बात है पूरा। अब हमारे गांव के लोग बताया ना, आने गांव के लोग अभी नहीं जाना। तो एक ग्राम पंचायत के आगे तो ग्राम सभा है, तो पूरा गांव के ला तुला देखे पढ़ना हो। ठीक बात है। और ले का ठीक और बता सरपंच महोदय लगा गांव है ये जगह बनना चाहिए, ये जगह सब गांव वाला सुविधा हो, पूरे गांव वाला नहीं हो। ठीक है। हाँ ठीक है ले उन्हें गांव नहीं बनवाना है, दोनों गांव बीच में बनाओ। हाँ बीच में, हाँ, ताकि दोनों गांव के लड़का मतलब परेशानी ना हो। हमारा अगला मुद्दा है डाटा एंट्री ऑपरेटर की ओर से। माननीय सरपंच महोदय जी, माननीय सचिव महोदय जी से सर्वप्रथम मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जो हमें अपना मुद्दा रखने का अवसर दिया। मेरा मुद्दा यह है कि हमारे कार्यालय में 4 से 5 न्यू कंप्यूटर की व्यवस्था की जाए, जिससे हम गांव की रिकॉर्ड्स और डाटा एंट्री कर पाएंगे। पुराने कंप्यूटर से दिक्कत जा रहा है डाटा एंट्री करने में। डाटा एंट्री ऑपरेटर कमेटी के द्वारा यह मुद्दा आया कि उनको कार्यालय में 3 से 4 कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो मैं उनकी समस्या का समाधान करूंगी ताकि वे गांव की रिकॉर्ड कर सकें और उनको परेशानी ना हो। हमारा अगला मुद्दा है किसान प्रतिनिधि हेड की ओर से। माननीय सरपंच और सचिव महोदय मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ क्यों मैं मोला बोले के अवसर दें। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे खेत में पानी की कमी पड़ते, जेकर से हमारे खेत के फसल बढ़त नहीं है, तो ओकर बाद सिंचाई के व्यवस्था करवाया जाए। किसान भाई बोला ए अपन के मुद्दा ला बताई कि ओमन के खेत में पानी के कमी है, तब मैं पूरा कोशिश करूं कि ओमन के खेत करा ट्यूबवेल बनवाया जाए ताकि किसान भाई मन ला परेशानी ना हो, ओमन के फसल अच्छा हो। हमारा अगला मुद्दा है एनजीओ वर्कर की ओर से। माननीय सरपंच महोदय जी और माननीय सचिव महोदय जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी समस्या यह है कि मैं गांव में फार्मर क्लब का निर्माण करना चाहती हूँ जिससे फार्मर्स को आर्थिक लाभ हो। क्या आप मेरी इस बात से सहमति पत्र देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप अपने न्यू कम्युनिटी बना सकते हैं और दूसरों को भी उसमें जागरूक कर सकते हैं कि वह उसमें इन्वॉल्व हो। धन्यवाद। सरपंच महोदय प्रश्न है कृषि ही असेल किसान भाई सब जो यह बोल रहे थे कि पानी की समस्या है तेरा, तो भाई तोरे खेत में पानी की समस्या है कि और झील है और किसान मतलब ये तो एक बोरवेल बनवाइया तुमने खेत हाँ तालाब का निर्माण करवाई रोजगार सहायता कहीं तो वह तो बोरवेल बनाओगे तालाब को द्वारा कहीं तो बोरवेल बनाना कहीं तो काला ध्यान नहीं देना
बोरवेल में क्यों? तो सरपंच महोदय आदेश दिन के हो तो बोरवेल बनाओ गए। तो रोजगार से आया कहाँ में तालाब बनवाए? तो सब कुछ होना चाहिए ना, तुमने जो खेत पर ध्यान सुनने का थोड़ा। हमारा अगला मुद्दा है युवा प्रतिनिधि हेड की ओर से। सबसे पहले यहाँ पर ग्राम सभा में बैठे सभी सदस्यों को, माननीय सचिव जी को एवं सरपंच जी को मेरा धन्यवाद कि आपने इस ग्राम सभा में मुझे मुद्दा उठाने का अवसर प्रदान किया। मेरा पहला मुद्दा यह है कि आज के सभी बच्चे और युवा मोबाइल की तरह आकर्षित हो रहे हैं और जिसकी वजह से वे अपने स्किल और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि हमारे गांव में एक अवेयरनेस कैंप लगवाना चाहिए और स्किल एजुकेशन की शिक्षा दी जानी चाहिए। यूथ कमेटी द्वारा यह मुद्दा आया कि उनको स्किल की जरूरत है, उनके स्किल पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपके बात से पूर्ण सहमत हूँ कि मैं जागरूकता कार्यक्रम चलाऊंगी और आपके स्किल को ध्यान देने के लिए शिक्षक बुलवाएंगे ताकि आप स्किल में आप अच्छे से आगे बढ़ सकें। धन्यवाद सरपंच जी। हमारा अगला मुद्दा है मिड डे मील मेंबर की ओर से। सबसे पहले मैं हम सरपंच महोदय और सचिव महोदय का धन्यवाद बोला तो कि ओहा होला अपन मुद्दा रखे बा अवसर दिए। हमार मुद्दा ये आए कि जो हमार बैंक में जो लड़का मन बा खाना बनाए बा जो पैसा आते ओहा कई महीना नहीं आए, ओकर वजह से हम लड़का मन ला पोषक तत्व तथा अच्छे भोजन नहीं दे पा रहे हैं, जेकर वजह से बच्चा मन ला कई दिन एक जैसे भोजन देवे ला पड़थे। बहुत सा लड़का मन भोजन नहीं करत रहे। यही वजह से मैं सरपंच जी से विनती करत हूँ कि हमारे पैसा समय में बैंक में आ जाए। धन्यवाद। मध्याह्न भोजन बनाते थे दीदी हम बोला एक मुद्दा बताइए कि जो बैंक में लड़का मन का पैसा आते हर समय में नहीं पहुंच पाए बैंक में तो ओमन एक ही जिसे खाना ला रोज खवाते तो लड़का मन अच्छे से खाना भी नहीं मिल पाए, देखा सच्ची ओमन ला बहुत परेशानी होती। तब मैं यहाँ कलेक्टर महोदय का अनुरोध करूँ कि ओहा लड़का मन का जल्दी से जल्द पैसा भेजवाए ताकि ओमन लड़का मन ला पौष्टिक आहार दे पाए और लड़का मन भी पुष्ट रहे। हमारा अगला मुद्दा है हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी हेड की ओर से। यहाँ पर उपस्थित माननीय सरपंच महोदया जी एवं माननीय सचिव महोदया जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे मुद्दे को रखने का अवसर दिया। तो मेरा पहला मुद्दा यह है कि गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया जाए, क्योंकि हमारे गांव से दूर स्वास्थ्य केंद्र होने के कारण कई कठिनाइयों से गुजर के जाना पड़ता है, जिससे कई लोग की मौत हो जाती है। तो मैं सरपंच जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य केंद्र की निर्माण की। हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी द्वारा यह मुद्दा आया कि उनको स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है। तो मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ कि हमारे गांव में स्वास्थ्य केंद्र खुलवाई जाए जिससे ग्रामवासियों को परेशानी ना हो, वो आराम से उसमें जाकर इलाज करवा सकें। हमारा अगला मुद्दा है हेडमास्टर की ओर से। माननीय सचिव जी और सरपंच जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे मेरे मुद्दे को रखने का अवसर दिया। मेरा मुद्दा यह है कि हमारे गांव के विद्यालय का बाउंड्री को जल्द से जल्द रिपेयर करवाया जाए, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे लोग स्कूल में पौधे वगैरह लगाए रहते हैं, उसको गाय भैंस आकर खाते हैं। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि हमारे विद्यालय में
अंदर बाउंड्री का निर्माण कराएं। हेडमास्टर द्वारा यह मुद्दा आया कि उनके स्कूल की बाउंड्री नहीं है, तो उसको जल्द से जल्द बनवाने की मांग कर रहे हैं। तो मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ कि उनकी स्कूल की बाउंड्री जल्द ही बनवाया जाए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगले बजट तक उनकी स्कूल की बाउंड्री बन जाए, ताकि उनको परेशानी न हो। हमारा अगला मुद्दा है रोजगार सहायक की ओर से। धन्यवाद सचिव महोदय जी कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जो हमारा गांव है उसका रोड बहुत खराब है, उससे गड्ढे भी हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है, और बच्चे भी स्कूल जाते रहते हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब कि इस रोड को बनवाने के लिए मुझे और लोगों की ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा योगदान चाहिए मुझे इसके लिए, तो मैं एनजीओ वर्कर का भी योगदान चाहती हूँ। रोजगार सहायक द्वारा यह मुद्दा आया कि उनको रोड बनवाने की और लोगों के भी जरूरत है। तो मैं एनजीओ वर्कर को निर्देश देती हूँ कि वह रोजगार सहायक की मदद करें रोड बनवाने में, और जल्द से जल्द रोड बनवाई जाए, जिससे कि ग्रामवासी को भी परेशानी न हो। याद करना चाहता हूँ उमन के कि उमन मिल के मोर मुद्दा ला मोला बोले के अवसर देही है। तो मोर पहला मुद्दा ए कि आजकल के जैसे कि गर्भवती महिला है, सामान्य महिला है, उमन ला कुछ भी दिक्कत समस्या होते तो मन सीधा नर्स डॉक्टर करा जाते हैं। तो मैं आप मन ला बोलना चाहता हूँ सचिव सरपंच कि आप मन गांव के महिला मन के सभा बैठाया, तेकर कहा कि कुछ भी प्रॉब्लम है तेला सब मतलब वही मन ला आशा वर्कर मन ला भी ये प्रॉब्लम ला बताए। तो मैं आप मन से कहना चाहता हूँ कि महिला मन ला सभा बैठा के कहा। विकाना के दिया मोर करा अपन के मुद्दा ला बताई से कि जो गांव के महिला है के मन विकाना के दिया नहीं बनाया मन के समस्या ला डायरेक्ट डॉक्टर नर्स के मन ला बता देते देखा से दी मन ला और प्रॉब्लम करते। तब मैं एक का कार्यक्रम चलाऊं देखा से दी मन ला अगर करा सकूं कि मन पहले विकाना के दिया बताई फिर डॉक्टर मन ला बताई। धन्यवाद सर। हमारा अगला मुद्दा है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ओर से। धन्यवाद सचिव मैम जी, आपने मुझे मेरे मुद्दे को रखने का मौका दिया। मेरा पहला मुद्दा यह है कि जब शिक्षक पालक मीटिंग होता है तो ज़्यादा पालकों की उपस्थिति नहीं हो पाती। इस कारण वह अपने बच्चे और शिक्षकों के बीच का क्या समस्या है और उनका बच्चा क्या किस क्षेत्र में आगे है उन्हें पता नहीं चल पाता। तो इसके लिए समाधान चाहिए। यह मुद्दा आया कि जो पेरेंट्स मीटिंग होता है उसमें पेरेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते, इससे उनको पता नहीं चलता है कि उनके बच्चे किस दिशा में आगे हैं। तो मैं इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाऊंगी, और जिस दिन पालकों की छुट्टी होगी उसी दिन पालक मीटिंग कराई जाएगी, जिसमें सभी पालक उपस्थित रहेंगे और बच्चे और शिक्षा के बीच में जो समस्या रहेगा उसको जान सकेंगे। धन्यवाद। हमारा अगला मुद्दा है जो ग्रुप मेंबर की ओर से। सबसे पहले मैं सचिव महोदया को धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे मेरा मुद्दा उठाने का अवसर दिया। हमारे गांव की महिलाओं के पास जूट से अच्छे सामान और अच्छी चीज़ें बनाने का स्किल है। हमारी गांव की महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं और बेरोजगार हैं। मैं चाहती हूँ कि वे मेरे ग्रुप में अपना योगदान दे। जो महिलाएं घर में बैठे हैं तो सम्मानीय महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वे महिलाओं को अवेयर करें। धन्यवाद। जूट ग्रुप कमेटी के द्वारा यह मुद्दा आया है कि गांव की महिला सेल्फ डिपेंडेंट नहीं
मैनेजमेंट कमेटी हेड की ओर से। माननीय सरपंच महोदय जी, धन्यवाद जो आपने मुझे अपने मुद्दा रखने का अवसर दिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज के युग में प्लास्टिक का उपयोग अधिक से अधिक हो रहा है, जिससे हमारे गांव की मिट्टी की उर्वरता शक्ति बहुत कम होती जा रही है। मैं सरपंच जी से यह विनती करता हूँ कि जो प्लास्टिक का उपयोग है उसे कम से कम करें, जिसके लिए यहाँ बैठे सभी लोगों से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की कृपया करें। इन्वायरमेंट कम्युनिटी हेड के द्वारा यह मुद्दा आया कि जैसे कि हमारे पृथ्वी में प्लास्टिक प्रदूषण की बढ़ती समस्या को कम करने के लिए हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें ताकि प्लास्टिक प्रदूषण कम हो सके और जगह जगह कूड़ेदान का ही प्रयोग करें। हमारा अगला मुद्दा है एल्डर वुमेन कमेटी की ओर से। धन्यवाद माननीय सचिव मैम जी कि आपने मेरे मुद्दे का उठाया। मेरा मुद्दा यह है कि विधवाओं के लिए एक अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप SSG स्वयं सहायता समूह बनाएं, जिसमें विधवाएं महिलाएं सेल्फ डिफेंड हो सके। मैं आपके बात से पूर्ण सहमत हूँ कि गांव में जागरूकता अभियान चलाई जाएगी। इसके लिए हमें मत की आवश्यकता है, तो पक्ष वाले हाथ उठाएंगे ताकि गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाई जाए विधवाओं के लिए। विपक्ष वाले हाथ उठाएंगे। यह प्रस्ताव 26 10 से पास है। यह निश्चित होता है कि गांव में जागरूकता अभियान चलाई जाएगी विधवा महिलाओं के लिए। आज के सभी मुद्दों का निर्णय हो चुका है, जो निम्नलिखित है, जो सहायक सचिव के द्वारा बताया जाएगा। सर्वप्रथम किसी सहायक की ओर से मुद्दा उठाया गया, जिसका समाधान निकल कर आया है कि हम कलेक्टर से आपके हाईब्रिड फसल की दुकान खोलने की अनुरोध करेंगे ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और दूसरा, आंगनबाड़ी वर्कर की ओर से मुद्दा उठाया गया कि उन्हें बजट में जल्दी से सामान मिल जाए। इसके लिए हम अगले बजट का समस्या का समाधान करेंगे। और तीसरा, एजुकेशन कम्युनिटी की ओर से उठाया गया, जिसका समाधान यह है कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि और कलेक्टर से अनुरोध किया जाएगा कि गांव में स्कूल बनवाए जाएं। कल्चर कम्युनिटी की ओर से यह था कि उन्हें वहाँ संस्कृति कार्यक्रम करवाए जाएं, जिसका समाधान यह है कि वहाँ हर महीने में 3-4 बार संस्कृति कार्यक्रम करवाए जाएं। स्पोर्ट्स समिति की ओर से यह समाधान है कि हम कलेक्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि आपके लिए एक क्लब बनवाया जाए और वहाँ एक शिक्षक भी आए जो बच्चों को सिखाए। डाटा इंटरप्रेटर की ओर से यह समाधान आया है कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपके लिए कंप्यूटर की अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध हो पाए। फार्मर कम्युनिटी से यह समाधान निकल कर आता है कि हम कोशिश करेंगे कि आपके खेतों के आसपास तालाब जल्द से जल्द बनवाए जाएं और ट्यूबवेल की भी व्यवस्था करेंगे। NGO वर्कर
कि यह बात से सहमत है कि वह फार्मर क्लब बनाएंगे और अगर उन्हें इसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह हमसे मांग कर सकते हैं। यूथ कम्युनिटी के लिए यह समाधान है कि हम आपके लिए जागरूकता का प्रोग्राम चलाएंगे और वहाँ एक शिक्षक भी लाएंगे जो आपके स्किल्स को और उभारेगा। मिड डे मील वर्कर्स के लिए यह समाधान है कि हम कलेक्टर से अनुरोध करेंगे और डाटा एंट्री से भी निर्देशक करेंगे कि आपको पैसा आपका समय पर मिले। उसके बाद हेल्थ सैनिटेशन के लिए समाधान यह है कि हम कलेक्टर जी से अनुरोध करेंगे कि आपके लिए गांव में जल्द से जल्द स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाए। हेडमास्टर का संविधान यह है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि विद्यालय में जल्द से जल्द श्रमदान के द्वारा हाथों का निर्माण किया जाए। रोजगार सहायक के लिए समाधान है कि वह एनजीओ वर्कर्स को अपने साथ और काम मिला सकते हैं ताकि उनका काम सही से हो पाए। आशा वर्कर के लिए यह समाधान है कि वह लोगों को जागरूक करेंगी कि हमें डॉक्टर के पास जाने के पहले आशा वर्कर के पास जाएं। स्कूल मैनेजमेंट के लिए समाधान है कि स्कूल मैनेजमेंट में की मीटिंग इस दिन रखे जाए जिस दिन सभी पेरेंट्स की छुट्टी हो ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग हो। जूट ग्रुप के लिए संविधान है हम इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि सभी महिलाओं को उनके बारे में पता चल पाए कि वो क्या कर सकती हैं और सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए। एल्डर पीढ़ों के लिए सहमति है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा। धन्यवाद। मैम, मेरे किसान भाई के और समस्या है। बताइए। हमारे किसान भाई बहुत मेहनत से अपनी फसल उगाते हैं और वो उग भी जाता है, पर एक दो दिन बचे रहते हैं जब उसको काटने के लिए, तब कुछ बैल उसको चल जाते हैं या फिर बाढ़ आ जाती है या फिर वो फसल बर्बाद हो जाते हैं। इसके लिए हमारे किसान भाइयों को एक फसल बीमा चाहिए। हम इसके लिए सहमत हैं कि आपके लिए बीमा कराया जाए। इससे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बीमा कराया जाए और कलेक्टर से भी अनुरोध करेंगे कि आपका बीमा चलाया जाए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मेरे किसान भाइयों को बीमा चला जाए। मैम, मेरा एक और है। मेरे बच्चों ने कहा कि उन्हें अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा तो उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सामग्री चाहिए जिससे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में और अच्छा प्रदर्शन कर सके। हाँ मैम, क्या इस बात से पूर्ण सहमत हूँ कि बच्चों को जल्द से जल्द उनकी सामान प्रोवाइड की जा सके ताकि वो बच्चे अच्छे से अपना प्रदर्शन करें। लेकिन वे दूसरे गांव के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे करेंगे जब प्रतियोगिता होगी, आयोजित ही नहीं की जाए गाँव में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सभी गांव के बीच में इंटर स्पोर्ट्स मीट करवाया जाए। महीने में या साल में 2-3 बार या साल में स्पोर्ट्स इंटर विलेज स्पोर्ट्स मीट करवाए जाए जिससे बच्चे एक दूसरे गाँव के साथ प्रतिभागी बने रहें। हाँ, हम महीने में 3-4 बार या साल में 1-2 बार जरूर करवाएंगे ताकि बच्चे अपने अच्छे से प्रदर्शित कर सकें जो पहले सीखे रहेंगे उसको। धन्यवाद सरपंच महोदय। माननीय सरपंच महोदय से मुझे एक रिक्वेस्ट है कि वो हर घर में कुछ न कुछ कार्यक्रम होते हैं, शादी ब्याह या कोई खत्म होगी तो हर गांव में मतलब हर एक परिवार में एक पेड़ लगाया जाए। यह सरपंच जी से निवेदन है कि गांव के मतलब अवेयरनेस करें। मैं तो बात से पूर्ण सहमत हूँ कि मैं गाँव का जागरूकता कार्यक्रम चलाऊँ कि जिसे कि शादी वादी होते तब अपन उमन एक पेड़ जरूर लगाएं ताकि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और महीना में वृक्षारोपण करवाए जाए। मैम, आपने कहा कि
बिल्डिंग बाउंड्री बनवाई जाएगी स्कूल के पास में। वो बाउंड्री कितनी हाइट होगी? बच्चों से ऊपर। तभी से बच्चे इस पर उछल कर भाग जाते हैं। उसके लिए उनको तो रोका जाएगा। रात में भागते हैं तो स्कूल तो रात में थोड़ी ना पढ़ने जाएंगे स्कूल में, वो घर से तो आएंगे गाँव के बच्चे। अगर चुप कर भाग गए तो आपको बच्चों का थोड़ी पता है कब भाग के हो। दिन में भी भाग टीचर रहेंगे। तो रिसेस में भाग जाएंगे। टीचर से भी चलाक हो गए हैं बच्चे अब। दिन में ही भाग जाते हैं। तो बच्चों को डराया जाएगा। छोटे छोटे तो बच्चे रहेंगे। छोटे बच्चे नहीं है शैतान लोग। या उनको अपने माता पिता अच्छे से सिखाएंगे, वो भी तो सिखाएंगे ना, कि शिक्षक भी तो सिखाएगा, दोनों सिखाएंगे, माता पिता भी सिखाएंगे। नहीं तो मेरा ये कहना नहीं है, बस आप जो दीवार बनवाएंगे उसके ऊपर एक फेंस लगवा दो। हाँ लगवा दूंगी, कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द उसमें लग जाए। धन्यवाद सर। मेरा सरपंच महोदय जी से एक और निवेदन है कि जो घर में लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं उनके लिए एलपीजी गैस का प्रबंध करें। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ कि मैं कलेक्टर महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह गांव में जल्द से जल्द एलपीजी गैस की व्यवस्थित करवाएं, ताकि वे लकड़ी में जो आग लगाकर खाना बनाते हैं वे ना बनाए। धन्यवाद सरपंच महोदय, आप एलपीजी तो मंगवा देंगे, ठीक है, एक बार भरा वाला मिल जाए, फिर भरवाने के लिए 1100 कहाँ से लाएंगे? लकड़ी में जलाते हैं, मतलब उनका स्थिति भी तो देखिए कि आपको पहले एलपीजी का रेट भी कम करना होगा। वो सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे कि सरकार देगी उसको। नहीं तो आप कोई देखिए, जैसे सीएनजी नेचुरल गैस कम, जैसे आजकल कई गैस बनते हैं जैसे नेचुरल, तो आप जैसे गोबर गैस हो गया और कुछ वो कंपोजिट का केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं, तो आप गांव में एक छोटी सी एलपीजी की गैस बनाने के लिए लगवा दीजिएगा, और कि कहिए कि यहाँ गैस तो महंगा हो जाएगा तो गांव वाले भरवा भी नहीं सकेंगे। मैं आपकी इस बात से पूर्ण सहमत हूँ कि एलपीजी गैस जो बनता है उसको गांव में बनवाने की कोशिश करूँगी, ताकि गांव के लोगों को ज़्यादा परेशानी ना होना पड़े। तो इसके लिए मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करूँगी कि वह गांव में जल्द से जल्द एलपीजी फैक्ट्री बनवाया जाए, जिससे गांव के लोगों को परेशानी ना हो। एलपीजी फैक्ट्री तो गांव में बन नहीं सकता, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। गांव के आसपास में तो बन सकता है। नहीं, वो भी नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे गांव में गाय का गोबर जैसे सब करके बनाते हैं, तो उससे बनाया जाए। आप एलपीजी बोल रहे हैं तो उसके लिए फैक्ट्री, फिर पेट्रोलियम, ये सब लगेगा, तो गांव में ही जो होता है गोबर वो उसका बनाया जाए, वो वाली फैक्ट्री लगवाई जाए। ठीक है, बनवा दूंगी। धन्यवाद। सरपंच महोदय, मेरा एक मुद्दा है, जो बच्चों के लिए जो भोजन बनाने का जो फूड मेन्यू है उसमें बढ़ोतरी हो, जिससे बच्चों को भी खाने में आनंद आए और बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर हो। मैं आपके बात से पूर्ण सहमत हूँ कि उनको। मेरा सरपंच जी से एक अनुरोध है कि अभी ग्रीन सिस्टम का साइड आप सब पढ़े होंगे ग्रीन सिस्टम, यहाँ सारे बच्चों को पता है, बट किसानों को किसी को भी पता नहीं है ग्रीन सिस्टम क्या है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रीन सिस्टम का प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए, जिससे हर किसान को पता रहे कि ग्रीन सिस्टम में होता क्या है। तो मैं गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाऊंगी कि गांव के किसानों को पता रहे कि ड्रिप सिस्टम होता क्या है। तो इसके लिए मैं कलेक्टर महोदय से अनुरोध करूंगी कि वह गांव में भी ड्रिप सिस्टम का निर्माण किया जाए, ताकि किसान भाइयों को भी उतना परेशानी ना हो कि कोई तालाब से पानी लाए, ट्यूबवेल से लाए, वो ड्रिप सिस्टम की मदद से पानी खेतों में पानी डालेंगे। तो आपके
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे गांव में ड्रिप सिस्टम का निर्माण हो। सरपंच महोदय, आपने तो बोल दिया कि ड्रिप सिस्टम लगवा देंगे। आपने देखा कि कौन सी फसल लगाते हैं वो? भाई आप कौन सी फसल को उगाते हैं? मैं धान को बो रहा हूँ। धान को बो रहे हो तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में आपको कुछ पता है? हाँ पता है। कि कैसे होता है, बताइए थोड़ा। एक पाइप रहता है हाँ। जिससे पानी मतलब पास होता है बूंद बूंद करके। वो ड्रिप मैं बताता हूँ आपको, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है। जैसे वो एक जैसे उसमें पाइप लगा रहता है, आप बोले उसमें छेद होते हैं। वो रहता है कि एक पेड़ के पास एक छेद मौजूद होना चाहिए, तो उससे पानी गिरेगा तो पौधे को मिलेगा। तो आप बोल रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवाएंगे धान पर, तो धान के एक एक पौधे को आप पानी दे सकते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से? क्यों नहीं, अगर चाहें तो स्प्रिंकलर से कर ले। तो एक एक पेड़ के पास एक एक पौधे के पास आप पाइप लगा लेंगे, जैसे 2-4 हजार वो हो गए तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक और सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम। तो आप ड्रिप इरिगेशन नहीं बोलना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, जिससे वो हो सके। तो आपको पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या है पौधों के बारे में और ड्रिप सिस्टम के बारे में इरिगेशन। जैसे आप आम की खेती कर रहे हैं, कोई बागवान लगा रहे हैं जैसे, तो आप कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं सरपंच महोदय से निवेदन करूंगा कि आप पहले पूरे मुद्दे के बारे में जान ले, समझ ले, उसके बाद आप कोई निर्णय लें। धन्यवाद। धन्यवाद। आज का सभा यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारे कंप्यूटर के लिए इंटरनेट की व्यवस्था की जाए, वाईफाई लगवाया जाए हमारे इंटरनेट कंप्यूटर। कितने वाईफाई चाहिए? 5। हाँ, तो मैं आपको करा दूंगी, ताकि आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है तो आपको परेशानी ना हो। मैं आगे बढ़कर आपकी समस्या का समाधान कर दूंगी। तो आप इंटरनेट लगवाना चाहते हैं अपने ऑफिस में, तो कितने कंप्यूटर है जरा बताइए? 10 कंप्यूटर हैं। और वाईफाई के बारे में आपको पता है कुछ? तो वाईफाई लगता है तो रिचार्ज कितने का होता है बताइए? 1,000-2,000। ठीक है मान। तो उसमें कितने जीबी इंटरनेट रहता है एक महीने के लिए? अनलिमिटेड देता है ना? ठीक है। तो आप 5-6 बोल रहे हो वाईफाई लगवाने के लिए। जब अनलिमिटेड देता है एक वाईफाई, तो आप एक ही लगवा सकते हो, ज़्यादा खर्चा क्यों करना? नहीं तो कार्यालय है ना, 3-4 अलग-अलग कार्यालय, तो कंप्यूटर कितने हो जाएंगे? जैसे 5 कार्यालय हैं तो 10-10 कंप्यूटर हैं एक कार्यालय में। हाँ, 50 कंप्यूटर। तो आप पहले बताना चाहिए था कि 5 कार्यालय है। आप बोले ही नहीं, पूरी बात स्पष्ट ही नहीं किए कि एक ही। मेरे को लगा कि एक ही ऑफिस होगा, तो इसलिए मैंने आपको कहा। ठीक है, तो पहले आप अपनी बात को स्पष्ट बताइए, फिर उसके बाद कोई निर्णय होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। है कि आप विधवाओं का भी कल्चर इंटीग्रेशन किया जाए, क्योंकि कई जगह पे विधवाओं को अशुद्ध माना जाता है। आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ कि गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाए, उनको छोटे ना समझे और कल्चरल इवेंट्स कराए जाए। मैं इसे कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की हर हिस्सेदारी पर ध्यान दिया जाए।
सरपंच महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो हमें सामग्री मिलती है बच्चों के लिए खाने पीने के लिए, उसे अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी की हो जिससे उन्हें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आप जो बच्चे को खिलाते हो अच्छे भोजन आ सके, ताकि बच्चे को भी अच्छा लगे वो खाना। मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूँगी। एक और क्वेश्चन है, हर स्कूल में एक लैब होना चाहिए, कंप्यूटर लैब, जिससे हम बच्चे को कंप्यूटर सिखाएं और इंटरनेट के लिए वाईफाई भी। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगी कि वह जल्द से जल्द कंप्यूटर लैब बनवाने की कृपा करेंगे, ताकि आप बच्चे लोग को भी सिखा सको और परेशानी ना हो उनको। मैं कंप्यूटर लैब बनाएंगे तो कंप्यूटर मिनिमम 10 होना चाहिए। हाँ दोस्तों, मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगी कि मैं ही दिलवा सकूं। मेरे तरफ से अगले बजट तक हो जाएगा तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद। मेरा भी एक क्वेश्चन है। हेल्थ सैनिटेशन की ओर से बोला गया था कि स्वास्थ्य केंद्र से दूर है तो कठिनाई होती है वहाँ जाने के लिए, तो हमारे गांव से भी दूर है तो हमारे गांव में बनवाना चाहिए। उसके लिए हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। तो उसने बोला ही नहीं थी। तो हम तो बोल रहे हैं करवाएंगे करके। हाँ, थैंक यू। मुद्दे उठा सकते हैं आप अपना। कृपया आप स्वीकृत कीजिए। हम इसके लिए जल्द से जल्द प्रबंध करेंगे ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। इसके लिए मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे गांव के विद्यालय में और शिक्षक व्यवस्था कराई जाए, जिससे बच्चों को और आगे शिक्षा प्राप्त हो और वे शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ सके। थैंक यू। मैम, मेरा एक और मुद्दा है। मेरा मुद्दा यह है कि विधवा विवाह को सभी तरफ प्रोत्साहित किया जाए। हाँ, इसके लिए मैम, मेरे लिए क्या करोगी आप? मेरे को मदद की आवश्यकता है इसके लिए, क्योंकि आधे लोग सहमत हैं, आधे लोग असहमत हो, तो इसके लिए मुझे मत की आवश्यकता है। तो पक्ष वाले हाथ उठाएंगे। मैं किसी को लगता है कि करवाया जाए, किसी को नहीं लगता है, इसीलिए मुझे मत की जरूरत है। विपक्ष वाले हाथ उठाएंगे। यहाँ प्रस्ताव 22-10 से पास है। तो विधवा विवाह कराई जाएगी आपके लिए, आप लोगों के लिए। धन्यवाद मैम। मेरा एक मुद्दा है कि गांव में जो मवेशी होते हैं उनको तब तक रखते हैं जब तक वो दूध देते हैं, तो उनके बाद वो मवेशियों को खुले छोड़ देते हैं गांव के लोग। तो गांव के लिए गौशाला बनाया जाए। तो इसके लिए मैं पूर्ण सहमत हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी और कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करूंगी कि गांव-गांव में गौठान का निर्माण किया जाए, कि जो पशु सड़क में इधर उधर घूमते रहते हैं उनको वहीं ले जाकर उसमें रख दिया जाएगा, ताकि वे उनका मौत भी ना हो, वो इधर उधर घूमने की भी नहीं। इसके लिए उन्हें गौठान बनाया जाएगा। धन्यवाद सर। तो आपने बोला कि गौठान बनवा दिया जाएगा, ठीक है। उसमें बैल भी आ जाएंगे, जो भी मवेशी है वो आ जाएंगे। तो उनका खाने पीने का प्रबंध कौन करवाएगा, कहाँ से आएगा?
जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारे गांव में बना है गौशाला, लेकिन वहाँ जब चरवार नहीं आते हैं तो मतलब जो मवेशी हैं वो भूखे रह जाते हैं, पानी पीने के लिए, खाने के लिए उन्हें नहीं मिलता। तो इसका भी व्यवस्था भी किया जाए। उसके लिए पूरा गांव सहयोग करेगा। तो गांव के जैसे कि रहता है कि इस तारीख को ये लोग चराने जाएंगे, चारा पानी ये देंगे, इस तारीख को ये जाएंगे। तो जैसे कोई नहीं आता है मान लीजिए चराने, तो क्या किया जाए उसको? उसके लिए फाइन लिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी तो गाँव वालों को बोला जाएगा कि सभी को जाना, तो सब हाँ करेंगे तो नहीं जाएंगे। हाँ तो सब नहीं लेते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई नहीं है। उसके लिए फाइन लगाया जाएगा, जो नहीं जाएगा तो फाइन ले लेंगे, उससे चारा आ जाएगा। कितना फाइन? चारा देने के लिए 1000। तो आप ठीक है ले रहे हैं, फिर उसे क्या करवाया जाएगा और कौन उसे पकड़ेगा? उसका हेड भी होना चाहिए। तो उसके लिए गाय बैलों के लिए खाना लाया जाएगा उनके लिए, तो वो भूखे नहीं रहेंगे। तो जो फाइन देगा वो कौन रखेगा? उसको सचिव रखेगा। सचिव रखेंगे तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि वो चारा दिलाएं उन्हें। हाँ, वो जिम्मेदारी लेगी क्योंकि उनका हक बनता है इसको। तो आप ऐसा उनको आदेश देंगे तभी तो करेंगे, वरना आप बोले थे कि हो जाएगा, फिर आप प्रबंध ही नहीं देख रहे हो कि क्या हो रहा है। हो जाएगा, करवाऊंगी तो कैसे नहीं होगा। तो आप यही तो बोल रहे हो कि आप हो जाएगा बोल रहे हो, फिर पूरा इधर प्रबंध ही नहीं देख रहे हैं। आपको मैं पहले ही बोला था कि पूरा मुद्दा देख लीजिए कि उन्होंने कहा था कि ड्रिप इरिगेशन, तो आपने फसल देखी नहीं, ड्रिप इरिगेशन लगवा दूंगी, हो जाएगा। ऐसे नहीं, आप देखिए क्या है समस्या और उसके समाधान भी कीजिए। सिर्फ हो जाएगा कहने से नहीं होगा तो धीरे धीरे तो होगा, एक साथ थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे तो उसको मैं मान रहा हूँ धीरे धीरे होगा, ठीक है, लेकिन आप जो प्रबंध है कैसे नियम होगा वो नहीं बता रहे हैं, वो धीरे से ही होगा। अरे मैं मान रहा हूँ आप क्या बोलना चाहते, लेकिन आप समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने बोला कि गौठान बनवा देंगे, ठीक है, तो उसके लिए चारा कौन लाएगा, पानी कौन देगा, चराने कौन जाएगा, ये सब आपने प्रबंध देखा ही नहीं ऐसे, फिर हो जाएगा बोलिए। उसी मुद्दे के लिए तो आप सब यहाँ बैठे हैं। तो आप मुद्दा उठाइए और बताइए कि कैसे होगा, सबको यही बोलिए। हम कैसे उठाएंगे उसको? मुद्दा नहीं उठाना है, बस आपको नियम बनाना है कि इस दिन चारा के लिए पानी कौन देगा, ऐसे बोल रहा हूँ। हम उसका टाइम शेड्यूल बनाएंगे कि इस दिन कौन जाएगा, इस टाइम कौन जाएगा उसको। ठीक है, उसके लिए आप अलग से शेड्यूल बनाइए और सबको बताइए। जी बनाऊँ। धन्यवाद। मोर सरपंच जी से निवेदन है कि हमारे स्कूल के लड़का मन ला कॉपी पुस्तक के समय नहीं मिला थे, मन पढ़ाई में पीछे हो रहा थे, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के लड़का मन ला जल्द से जल्द पुस्तक और कॉपी की व्यवस्था करवाई जाए। मैं तो बात से पूर्ण सहमत हूँ कि लड़का मन ला जल्दी से काफी पुस्तक प्रोवाइड कराया जा सके। देखा सके मैं यहाँ पूरा कोशिश करूँ कि लड़का मन ला जल्द से जल्द उमन के काफी पुस्तक दिलाया जा सके, ताकि उमन बढ़िया से पढ़ लिख सके। सरपंच मैम, जो ना मितानी मन करा गोली दवा देते वो एक्सपायर हो के आके तेरा सही समय में गोली दवा दे। हाँ, मैं करवाए में पूर्ण सहमत हूँ, लेकर मैं यहाँ करवाई करूँ ताकि वो एक्सपायर हो के आके दवाई टेबल बने मन लाइन से दी, तब मैं यहाँ एक बार से कलेक्टर से अनुरोध करूँ कि वह बढ़िया दवाई में भिजवाए। और किसी को मुद्दा उठाना है? सरपंच महोदय जी, हमारे गांव की क्या समस्या है? देखा जो तालाब है गांव में आदि में कूड़ा का फेंक देते हैं, क्योंकि पानी जो है खराब हो जाते हैं, तभी में आदि में नहाते हैं, व्यवस्थित सिस्टम आते कुछ होते देख रहे बाद अवेयरनेस करा जाए कि आदि में कि तालाब में कूड़ा कचरा नहीं फेंका जाए, वो गलती हमें कहीं भी बनना जाए।
मानूं। अब कोई ना बोलना है बे। सभी खड़े हो जाएं। आप लोग पूछ सकते हैं, सरपंच आपके सामने है, वो जो भी उनके पास पॉसिबल सोल्यूशन होगा वो देंगे और अपने जो भी चीज़ें आपको पसंद आई हैं या जो चीज़ें आपको लगता है इम्प्रूवमेंट की नीड है डेफिनेटली याद करें। सबसे पहले जो कुछ रिव्यूज़ लिए जाएंगे वो कुछ टीचर से लिए जाएंगे और कुछ स्टूडेंट से लिए जाएंगे। अपना जो भी आपका पॉइंट है आपको सबसे सशक्त जो सीढ़ी है उसके बारे में यहाँ इन बच्चों ने आप सबके लिए बताया कि किस प्रकार से 18 साल का प्रत्येक व्यक्ति जिसको मताधिकार दिया गया है वो किस प्रकार से देश की उन्नति में सहायक हो सकता है, किस प्रकार से हम प्रगति कर सकते हैं। दूसरा मैं 2-3 चीज जो मैंने नोट की वो मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों से कि यहाँ हमारे जो सचिव महोदय थे, महोदया, ये बार बार तुम लोग जो कह रहे थे ना सचिव महोदय, जेंट्स लेडीज हैं तो महोदया शब्द का उपयोग कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, हमारी ग्राम सभा के जो प्रतिनिधि होता है सरपंच, उस सरपंच के पास अधिकार क्या क्या है गांव के विकास के लिए, ये सरपंच जी को पता होना चाहिए। हम डायरेक्ट कलेक्टर के पास नहीं, सामने हमारे समाज में इतनी विसंगतियां हैं या जो असुविधाएं हैं उनके प्रति जब हम लोग जागरूक हो जाएंगे ना, हमें किससे जाके किसके बारे में क्या कहना है। हमारे पास सारे अधिकार सुरक्षित हैं, उन अधिकार और कर्तव्यों का मेल करते हुए जब हम अपनी आवाज उठाएंगे तो हमारी समस्याओं का वो समाधान होगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ से मतदाता बन जाओ और उस मतदान का प्रयोग गवर्नमेंट का वो होगा देश के स्कूल लेवल पर इस एक्टिविटी को करवाया जा रहा है, तो संविधान और देश की सबसे सशक्त जो हस्ताक्षर है वो ये ग्राम सभा होती है। यहाँ के ग्रामीण लेवल पे क्या क्या समस्या है, क्योंकि भारत जो है, भारत का 65% जो निवास करता है वो कहाँ निवास करता है, गाँव में। ग्राम सभा की अगर मैं तुम लोगों में से किसी से बात करूं कि ग्राम सभा की सबसे पहले मांग कहाँ पे उठी, ग्राम सभा शब्द सर्वप्रथम कहाँ बोला गया, किसने कहा, या फिर ये कहें कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का जिक्र आता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम सभा का जिक्र आता है। सुनेगा सरपंच आपकी हुई जिसके लिए आपने सही मत का प्रयोग किया है, और वैसे ही नहीं किया। और कत्ल की रात पता है क्यों होता है, उस दिन जो हमारे जागरूक मतदाता नहीं है उन मतदाताओं को सिर्फ इसलिए खरीदनी उनको कुछ प्रलोभन देके
उनके मताधिकार का सही उपयोग ही नहीं किया करने दिया। सभी लाइन के बाजार से खरीद कर क्यों नहीं लाओगे बेटा? कह रहे इतने प्रधान खड़े हो रहे हैं, इतने सरपंच खड़े हो रहे हैं, ये डेली आएंगे 5 साल के हमसे पूछेंगे नहीं, अब 1 महीने की पर्ची लेके खाना। मतलब ये हमारी मानसिकता बन गई है कि चुनाव आएंगे, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए ये मिलेगा, वो मिलेगा। मतलब हम जब उसके पास काम के लिए जाएंगे तो वो क्या कहेगा? सरमान कितने पैसे मिले थे आपने 50 पैसे। तो ये सारी चीजें क्या है वो अवॉइड करनी। दूसरा, आप लोग कैसे आपस में डिस्कस कर, देश के भविष्य की बात चल रही है, तुम भाग रहे हो यहाँ से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। केवल सभी राजनीति के ऊपर बोलने के लिए कह दिया, लेकिन साइंस के स्टूडेंट ऐसा राजनीति तो आती नहीं। नहीं सर, साइंस वालों को क्रिएटिविटी आती है, समाज बनाना आता है, समाज में विश्वास तोड़ना नहीं आता। साइंस वाले जो पहुंचाती है मॉडल यूथ ग्राम सभा की, तो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, वेरी इफेक्टिव। इस चीज की नॉलेज इस स्टेज पे हमें भी नहीं है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में नहीं पली बड़ी, तो नहीं आइडिया था। और आज बच्चों के माध्यम से ग्राम सभा के बारे में काफी अच्छी चीजें पता चली। स्पेशली इनका जो प्रेजेंटेशन था ग्रामीण समस्याओं को लेकर, उनके निराकरण को लेकर, उसका जो प्रस्तुतिकरण रहा वो बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया। कुछ चीजें थी जो प्रैक्टिस के साथ और टाइम मैनेजमेंट के साथ इफेक्टिव और हो सकती थी। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, पार्टिसिपेशन अच्छा रहा। थोड़ा सा अच्छा और लगता अगर स्टूडेंट्स जो है वो भी पार्टिसिपेट करते, जो सामने बैठे हैं, ऑडियंस जो बैठी है, अगर वो इस ग्राम सभा का मेंबर बन के, इस प्रोग्राम का मेंबर बन के पार्टिसिपेशन करती तो शायद ये और इफेक्टिव होता।